वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं वह हैं वाइड डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल रेबेलियन इन फॉरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन जावा। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ये रिलेटेड टू फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हुए वो क्या इफ़ेक्ट्स हुए, किस तरह से फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के मेन काजेस क्या क्या रहे। तो दिस चैप्टर इज मेनली रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड इफेक्ट ऑफ देम, यानी कि ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फॉरेस्ट के रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं और उसके जो इफेक्ट्स, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हुए। टेक ए क्विक लुक अराउंड योर स्कूल और होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत आप नज़र दौड़ाइए आप अपने स्कूल के इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द, तो आप बहुत सारे जो चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट की पाओगे। यानी कि अगर जिस तरह से हम देखते हैं जो हमारे पास बुक्स हैं या जो हमारे पास पेपर हैं वो भी फॉरेस्ट से ही जो हम हासिल करते हैं। जिस तरह से हमारी क्लासेस में जो डेस्क होते हैं, जो क्लॉथ्स हम बनाते हैं, तो ये भी फॉरेस्ट से हमें आते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज़ आर obtained फ्रॉम फॉरेस्ट, इट इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी। यानी कि अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें लगती हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट जो है एक वास्ट डाइवर्सिटी है, यानी कि फॉरेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यानी कि खाली पेड़ पौधे ही नहीं पाए जाते हैं बल्कि हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और वाइल्ड लाइफ भी जो है बेसिकली जो है ज़्यादातर जो है हमें जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। A lot of this diversity is fast disappearing। और लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेड़ पौधे जो हमें जंगलात में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सेंचुरी से या हम देखेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के बाद हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट है वो डिसपियर होना यानी कि गायब होना, यानी कि इनका डिफॉरेस्टेशन होना ज़्यादा फास्ट रेट पे हुआ। ठीक है, अगर हम देखेंगे बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम देखेंगे 17वीं सेंचुरी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मिशनरीज जो डेवलप हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फास्ट रेट पे जो है जो फॉरेस्ट को जो है कट डाउन किया जाने लगा। ठीक है, अगर देखा जाए कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एंड कल्टिवेशन। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है के बाद यानी कि 17वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है फॉरेस्ट जो है 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या हम 9.3% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है एस्टिमेट लगाया गया है कि जो है डिक्लाइन हुआ। तो इसका मेन जो पीछे जो रीज़न हुआ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं या फॉरेस्ट जो प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाने लगे। और हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी के बाद वर्ल्ड में पॉपुलेशन भी बढ़ गई, और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसकी जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कल्टीवेशन की जाती है, तो बेसिकली फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है और वहाँ पे जो है वो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो क्या किए जाते हैं, जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड फॉरेस्ट अगर हम देखेंगे, अगर हमने इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें एटलीस्ट जो है 33% जो है वो फॉरेस्ट जो है रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में 22.5% ही जो टोटल जो है फॉरेस्ट एरिया है। तो इट मीन दैट कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो हमें फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है।
तो अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है कि वाई डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, इसके पीछे मेन कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब जंगलात की कटाई, जब जंगलात ज़मीन पर से गायब हो जाते हैं और वो किस तरह से जो है ख़त्म हो जाते हैं काटने की वजह से, ठीक है। जैसा से हम अगर हम देखेंगे जो है कमर्शियल यूज़ के लिए हम फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जो है जिस तरह से हम जो जितने भी डेस्क घर में जितने भी जो हम डोर्स वगैरह बनाते हैं या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम जो है वो लकड़ी से बनाते हैं, तो इसकी वजह से हम जो है जंगलात काटते हैं, तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। या हम रेलवेज़ लाइन जो है रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फॉरेस्ट वुड का इस्तेमाल किया जाता है, या स्लीपर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं, तो इस डिसअपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसके बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारा जो है बिगड़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम, यानी कि ये डिफॉरेस्टेशन जो है आज की जो है रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी टाइम से जो है बहुत समय से जो है ये इसकी प्रॉब्लम जो है रही है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज एगो, यानी कि इस डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस जो है सिलसिला जो है बहुत सदियों पहले शुरू हुआ है। बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन अगर हम देखेंगे साम्राज्य की वजह से, यानी कि कॉलोनियल रूल की वजह से, यानी कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटिशर का रूल जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1757 से, जब उन्होंने बंगाल को कन्क्वेस्ट किया था। तो उसके बाद से हिंदुस्तान में जो डिफॉरेस्टेशन जो है वो लार्ज स्केल में होना शुरू हो गया, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अगर हम देखेंगे तो मेन काजेज जो है डिफॉरेस्टेशन इंडिया में जो मेन काजेज हैं वो क्या क्या रहे हैं, हम आगे इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड डिमांड फॉर वुड वेंट अप, यानी कि जिस तरह से जो जो आबादी बढ़ती जाती है तो हमें जो है फूड की जो है फूड ग्रेन की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से पीजेंट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड्स। अब क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन की जो है नीड्स एंड नेसेसिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, इसलिए होस्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ होस्टिंग, ठीक है। और हमें क्या हो जाती है, साथ साथ में जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और वहाँ पे जो है क्या करते हैं, कल्टिवेशन शुरू कर देते हैं। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टिवेशन एक्सपेंड रैपिडली फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कॉलोनियल के टाइम में जो कल्टिवेशन जो है हिंदुस्तान में वो जो एक्सपेंड हुई, जो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुई, उसके पीछे जो है बहुत सारे जो है वो रीजन्स थे। अब वो रीजन्स क्या क्या थे, द ब्रिटिश डायरेक्टली इनक्रेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। अब जो ब्रिटिशर जो थे वो इनक्रेज करते थे कि वो इनक्रेज क्या करते थे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाएँ, क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं यानी कि उनसे उनको बेनिफिट था, क्योंकि उनका वो ट्रेड करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में एज ए ट्रेडर आए थे, तो वो ट्रेड करते थे। और जो कमर्शियल क्रॉप्स वो इसके लिए इंक्रेज करते थे कि सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल क्रॉप जो है लैंड पे उगाई जाए, जिससे जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। तो इन चीज़ों को उगाने के लिए वो सबसे ज़्यादा पीजेंट्स वगैरह को जो इंक्रेज करते थे, और इसी के लिए उन्होंने जो है वो लार्ज नंबर ऑफ जो है लार्ज स्केल ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्लियर करवाए थे, और इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए। इन द अर्लीस्ट 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। अगर हम देखेंगे अर्लियर 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी हिंदुस्तान में, वो सोच रही थी जो फॉरेस्ट हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सोचते थे कि जो प्लांट्स वगैरह हैं ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. वो सोच रहे थे कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट है, अगर इस फॉरेस्ट को हम क्लियर करेंगे और इतनी ज़्यादा लैंड को हम क्या करेंगे, अगर हम अंडर कल्टिवेशन लाएंगे तो इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हम क्या करेंगे जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, ठीक है। तो और हमें क्या होगा, और साथ साथ में हमें लैंड रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो लैंड रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसी लैंड रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह जो हम खरीदेंगे, तो इसकी वजह से हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसकी भी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड्स हैं
वो डिमांड्स भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जो फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रिटिशर जो आए थे वो हिंदुस्तान में जो है किसके लिए आए थे, वो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे, लूट एंड प्लंडर्स के लिए आए थे। उनका बेसिकली यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का कोई भी मोटिव वगैरह नहीं था। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था। तो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में है, हम नेक्स्ट जो है वो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।